केदारनाथ धाम में दूसरे दिन भी जोरदार बर्फबारी हुई। केदारनाथ धाम का तापमान -4 डिग्री तक पहुंच गया है। केदारनाथ धाम में चल रहे पुनर्निर्माण कार्य बर्फबारी के चलते नहीं हो सके। तीर्थयात्रियों ने बर्फबारी का जमकर आनंद लिया है। जनपद के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में भी जोरदार बर्फबारी हुई, जबकि निचले इलाकों में बारिश होने से ठंड बढ़ गई है। NRLM के अंतर्गत क्लस्टर लेवल फेडरेशन के पदाधिकारियों और महिला स्वयं सहायता समूह को प्रसार प्रशिक्षण केंद्र हवालबाग के माध्यम से अल्मोड़ा के सभी विकासखंडों में 3 दिवसीय पिरूल क्राफ्ट की ट्रेनिंग दी जा रही है, जिसके अंतर्गत विकासखंड द्वारा हाट में भी कार्यशाला आयोजित की गई, जिसमें समूह की महिलाओं की आजीविका को बढ़ावा दिया जा रहा है, साथ ही उन्हें स्वरोजगार की तरफ प्रेरित किया जा रहा है। मेरे समूह का नाम माँ काली स्वयं सहायता समूह है, जो कि NRLM के तहत इसका गठन करा गया है और पिछले 2-3 साल से हम समूह में जुड़े हैं। आज हमें ब्लॉक कार्यालय में ETC के माध्यम से NRLM में जुड़ी हुई समूह की महिलाओं की पिरूल की ट्रेनिंग कराई जा रही है, जिससे हम अपनी आजीविका को आगे बढ़ाने के लिए इच्छुक हैं और बढ़ाना चाहते हैं। तो NRLM का भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करूंगी और साथ में ETC का भी, कि जिसकी वजह से आज हमें ये हमारी ट्रेनर मैम हैं मंजू जी, इनके माध्यम से हमें बहुत अच्छी एक मंच मिला है, जिससे हम अपने साथ साथ अपने परिवार की आर्थिक स्थिति भी मजबूत कर सकते हैं। यहाँ पे प्रसार प्रशिक्षण केंद्र हवालबाग द्वारा ट्रेनिंग दी जा रही है। 3 दिवसीय ट्रेनिंग है, जिसमें महिलाओं को पिरूल से बहुत आइटम बनाने की जो ट्रेनिंग दी जा रही है, उससे इनके रोजगार के अवसर बढ़ेंगे और महिलाएं आत्मनिर्भर होंगी और एक सशक्त भारत में महिलाओं की एक जो भूमिका होगी सशक्त होगी। मेरा नाम दीपा हरबुला है। मैं ग्राम पंचायत कौला विकासखंड द्वाराहाट की रहने वाली हूँ। वर्ष 2019 में हमारे ग्राम सभा में NRLM की तरफ से समूह का गठन किया गया और आज हमें प्रशिक्षण दिया जा रहा है पिरूल क्राफ्ट का, और ये प्रशिक्षण दिया जा रहा है प्रसार प्रशिक्षण केंद्र हवालबाग की ओर से, जिसमें अनेक महिलाओं के द्वारा पिरूल क्राफ्ट सीखा जा रहा है। ये क्राफ्ट सीखने के बाद हमें रोजगार के अनेक अवसर प्राप्त होंगे और हमारी आजीविका बढ़ाने में भी हमें मदद मिलेगी। पौड़ी जिले में शिक्षकों ने 35 सूत्री मांगों को लेकर मुख्य शिक्षा अधिकारी कार्यालय परिसर में धरना प्रदर्शन किया। राज्य के शिक्षक संघ के जिलाध्यक्ष बलराज सिंह गोसाई, जिला मंत्री विजेंद्र सिंह बिष्ट, जिला संरक्षक जयदीप रावत आदि ने जानकारी देते बताया कि पुरानी पेंशन बहाल करने, सहायक अध्यापक से प्रवक्ता पदों पर पदोन्नति की कार्रवाई के साथ ही राज्य के उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में प्रधान अध्यापक के रिक्त पदों पर पदोन्नति करने, शिक्षा संवर्ग की नियमावली बनाकर शीघ्र गठन करने तथा पहले की भांति यात्रा अवकाश दिए जाने समेत 35 सूत्रीय मांगों को लेकर राज्य के शिक्षक संगठन संघर्षरत हैं। आज के शिक्षक संघ बहुत लंबे समय से अपनी मांगों के लिए प्रयासरत है और आंदोलन तो अब शुरू हुआ है। अभी 4 अगस्त को प्रांतीय कार्यकारिणी और सभी जनपद कार्यकारिणियों के साथ माननीय मंत्री जी और विभागीय अधिकारियों के साथ एक बैठक हुई थी, जिसमें प्रांतीय कार्यकारिणी ने 35 सूत्रीय मांग पत्र विभाग के सामने रखा था और जिसमें विभागीय अधिकारियों ने और माननीय मंत्री जी की अध्यक्षता में उन पे सहमति जताई थी। लेकिन लंबे समय से ये देखा जा रहा है कि इन मांगों को कहीं ना कहीं विभागीय अधिकारियों द्वारा अनदेखा किया जा रहा है, उनको अटकाया जा रहा है। इसी संबंध में, इसी विरोध में प्रांतीय कार्यकारिणी द्वारा इस आंदोलन की रूपरेखा तैयार की गई और इसको कई चरणबद्ध तरीके से आगे बढ़ाया जा रहा है। आज इस आंदोलन का जो तीसरा चरण है, उसमें उत्तराखंड के सभी जनपद मुख्यालयों में जिला कार्यकारिणी द्वारा धरना दिया जा रहा है। पूर्व में माननीय शिक्षा मंत्री के अध्यक्ष में हमारी बैठक हुई थी संगठन के जो पदाधिकारी हैं। तो अगर ये मांगे हमारी नहीं मानी जाती है तो चरणबद्ध आंदोलन का जो हमारा आज तीसरा चरण चल रहा है, इसके बाद भी अगर विभाग हमारी मांगों के प्रति, जो हमारे मांग पत्र है उसके प्रति गंभीरता से विचार नहीं करता है, तो हमारा जो आगे का चरण है उसमें मंडल मुख्यालय के अपर निदेशक जो कार्यालय है वहाँ पर हमारा धरना प्रदर्शन का कार्यक्रम होगा। उसके बाद भी अगर हमारी मांगों पर विचार नहीं किया जाता है तो निदेशालय में, माध्यमिक शिक्षा का जो निदेशालय है वहाँ पर हम लोग सब धरना प्रदर्शन करने के लिए बाध्य होंगे। फिर भी अगर हमारी मांगों पर विचार नहीं होगा तो हमारे जो राज्य के, उत्तराखंड राज्य के जो शिक्षक हैं वो हड़ताल पर, अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चला जाएगा और इसका संपूर्ण जिम्मेदारी विभाग की होगी, शासन की होगी, प्रशासन की होगी। देखिए, मौसम कैसा भी हो, शिक्षक तो हमेशा प्रतिकूल परिस्थितियों में भी अपने काम को बड़े अंजाम देता है, बड़े तत्परता से और बड़ी ईमानदारी से देता है। इसलिए ऐसा कुछ नहीं है, हमारी अपनी मांग है और इस मांग के लिए हम लगातार संघर्षरत हैं। आज
जनपद मुख्यालय पर भी एक दिवसीय जो धरना हुआ है प्रांतीय नेतृत्व के आह्वान पर, उसमें हमारे पूरे जनपद से विभिन्न ब्लॉकों से पदाधिकारी उपस्थित हुए और इसको हम सरकार तक चेतावनी देना चाहते हैं कि यदि हमारी इन मांगों पर सौहार्दपूर्ण ढंग से विचार नहीं हुआ तो आने वाले समय में हमारा ये आंदोलन उग्र होगा और उसके संपूर्ण जिम्मेदारी सरकार की होगी। आयुष मंत्रालय भारत सरकार नई दिल्ली ने हरिद्वार के आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज में आयुर्वेद को बढ़ावा देने के लिए एक कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें देश के कोने कोने से आयुर्वेदिक चिकित्सक पहुंच रहे हैं। वहीं आयुष मंत्रालय भारत सरकार के एडवाइजर SS सावरकर ने जानकारी देते हुए बताया कि इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य जो आयुर्वेद के चिकित्सक हैं उनको सही जानकारी देते हुए नई पद्धति से रूबरू कराना है। इस कार्यक्रम में अध्यापकों को आयुर्वेद की औषधियाँ किस प्रकार से बनानी चाहिए, किस प्रकार से रुग्णों में उसका उपयोग करना चाहिए, इसके बारे में बताया जाता है। आपको शायद मालूम होगा कि आयुर्वेद की औषधि के बारे में बहुत सारे संदेह समाज में उत्पन्न हुए हैं। कई सारे न्यूज़पेपर्स में ऐसा आता है कि आयुर्वेद के बारे की औषधियाँ हानिकारक होती है, ऐसा होता है, वैसा होता है। मगर अगर वो औषधियों का पर दुष्परिणाम नहीं होता, उस औषधियों का दुरुपयोग जो किया जाता है उसकी वजह से ये होता है। तो औषधियाँ बहुत सारी सेफ है, अच्छी तरह से बनानी चाहिए। ये भी समाज में मालूम होना चाहिए कि आयुर्वेद की औषधियों के मानक निश्चित हुए, जो स्टैंडर्ड्स है, क्वालिटी स्टैंडर्ड्स है, वो भी निश्चित किए गए हैं, जिसका इस्तेमाल करना बहुत ज़रूरी रहता है। तो क्वालिटी स्टैंडर्ड्स की जैसी जो औषधियाँ हैं वो कैसे बनानी चाहिए, किस प्रकार से प्रोसेसिंग करनी चाहिए, ये अध्यापकों को बताया जाता है। उसके प्रैक्टिकल्स भी यहाँ बताए जाते हैं। अब इस संस्था ने आयोजित किया है, अलग अलग फार्मेसीज में विजिट की जाएंगी, उनको बताया जाएगा कि किस प्रकार से औषधियाँ बनाई जाती है और सेफ और इफ़ेक्टिव औषधियाँ किस प्रकार से बनाई जाए, ये बताया जाएगा। और समाज के स्वास्थ्य के लिए कैसे वो उपकारक हो, रुकने के लिए किस प्रकार से उपयोग करो, कैसे उसका उपयोग करना चाहिए, ये इस कार्यक्रम में बताया जाएगा। सर, इस कार्यक्रम का क्या उद्देश्य है? ये कार्यक्रम भारत सरकार आयुष मंत्रालय और राष्ट्रीय आयुर्वेद विद्यापीठ के सहयोग से स्कूल पोस्ट ग्रेजुएट आयुर्वेदिक कॉलेज में 6 दिवसीय रस शास्त्र में भेषज कल्पना विषय का है। जो शिक्षक हैं वो पूरे देश से यहाँ पर शिक्षक आए हुए हैं और एक ये कंटिन्यूअस मेडिकल एजुकेशन प्रोग्राम है। शिक्षण कार्य व्यक्ति करता है, लेकिन उसको समय समय पर विषय को अपने नॉलेज को अपग्रेड करने के लिए ये व्यवस्था भारत सरकार ने बनाई है। नगर कोतवाली देहरादून पुलिस ने मुस्लिम कॉलोनी देहरादून में स्थित एक दुकान पर छापा मारा। इस दौरान 4 अभियुक्तों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। जानकारी के मुताबिक वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक देहरादून अजय सिंह को गोपनीय रूप से सूचना मिली थी कि देहरादून में कुछ जगहों पर अवैध रूप से पशु मांस बेचा जा रहा है। इस सूचना पर SSP देहरादून अजय सिंह ने तत्काल एक स्पेशल टीम का गठन कर प्रभावी कार्रवाई करने के निर्देश दिए। प्रदेश के कृषि मंत्री गणेश जोशी ने 15 अगस्त स्थित गांधी सभागार में आयोजित 4 दिवसीय 114वां अखिल भारतीय किसान मेला एवं कृषि उद्योग प्रदर्शनी के समापन समारोह में बतौर मुख्य अतिथि प्रतिभाग किया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि कृषि मंत्री गणेश जोशी का कृषि वैज्ञानिकों ने तैयार मिलेट्स का पुष्प गुच्छ देकर स्वागत अभिनंदन किया। इस दौरान नेपाल और गोविंद वल्लभ पंत यूनिवर्सिटी के बीच समझौता हस्ताक्षर भी किया गया। की जो हरित क्रांति के जनक गोविंद वल्लभ पंत जी ने इसकी स्थापना की थी, कभी एशिया के नंबर 1 युवा करती थी और कृषि के क्षेत्र में विश्वविद्यालय का बहुत बड़ा योगदान है। आज भारत जहां पहले कभी अन्य देशों से अन्न का आयात करता था, आज 70 से अधिक देशों को निर्यात कर रहा है, तो उसमें भी इंडस्ट्री का बहुत बड़ा योगदान है। क्योंकि आज हम नए रिसर्च पर जा रहे हैं, नई तकनीक का प्रयोग कर रहे हैं। और आज 114वां किसान मेला यहाँ पर आयोजित किया गया, इसमें 450 से अधिक स्टॉल लगे थे। स्वयं सहायता समूह यहाँ पर थे, कई एक्यूज यहाँ पर थे, कई फर्में यहाँ पर थी। और जैसा कि मुझे बताया कि 1 करोड़ 48 लाख रुपए की बिक्री यहाँ पर हुई है। इस बात का संकेत है कि लोगों का इस मेले के प्रति उत्साह है और सरकार के आयोजन के माध्यम से चाहे हमारे किसान हों, चाहे हमारे FP हों, चाहे हमारे स्वयं सहायता समूह हों, उनको भी ज्ञान की वृद्धि होती है। इसके लिए मैं यहाँ के VC को अपनी शुभकामनाएं देता हूँ, बधाई देता हूँ।
उत्तराखंड सरकार ने खेल महाकुंभ 2023 की तैयारियां शुरू कर दी हैं। इस संबंध में खेल मंत्री रेखा आर्य ने विधानसभा देहरादून स्थित सभागार में खेल महाकुंभ 2023 की तैयारियों को लेकर बैठक की। बैठक में खेल मंत्री रेखा आर्य ने कहा कि राज्य में इस वर्ष खेल महाकुंभ 31 अक्टूबर से होगा। उन्होंने अधिकारियों को खेल महाकुंभ की तैयारियां पूरी करने के निर्देश भी दिए। विभाग ने, युवा कल्याण विभाग ने, चूँकि हम लोग हर साल खेल महाकुंभ करते हैं और हर साल लगभग ये प्रयास रहता है कि अक्टूबर के प्रथम हफ्ते में जो है खेल महाकुंभ की शुरुआत हो जाए। चूँकि इस बार कुछ परिस्थितियों में रद्दोबदल रहा, तो जिसके कारण से जो है ये बैठक जो है वो नहीं हो पाई थी। तो आज इस बैठक के माध्यम से यह तय हुआ है कि हम लोग 31 अक्टूबर से जो है खेल महाकुंभ की शुरुआत करेंगे। और इस खेल महाकुंभ की शुरुआत जब 31 अक्टूबर से की जाएगी तो विभाग की कोशिश है कि शुरुआत से लेकर उसके दिसंबर माह के एंड तक में इसको हम लोग पूर्ण कर लेंगे।